बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हमारे फिज़िक्स के स्टूडियो में फिर से खुशामदीद है। हम लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कूलम लॉ को रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसमें देखें कि हमने एक तरीका अपनाया था कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ हेडिंग्स जो हैं उसकी अपने एक साइड वर्क पे, अपने एक रफ वर्क पे उनको लिख लेना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसका भी आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ़ हेडिंग्स आप अपनी साइड पे इसके लिए नोट कर लें, और उसके बाद जो है फिर आप उन हेडिंग्स को बिल्कुल उसी तरह की तरतीब के साथ लेके आगे बढ़ें। तो सबसे पहले इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। ये फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लें। नंबर 2 पे आएगा फार्मूला फॉर ओपन सरफेस। फार्मूला फॉर ओपन सरफेस सेकंड हेडिंग होगी। और नंबर 3 पे हेडिंग आएगी डिवीजन ऑफ होल सरफेस इनटू स्मॉल सेगमेंट। हमने जो राइटिंग स्क्रिप्ट है या हेडिंग का जो टेक्स्ट है इस अंदाज से सिलेक्ट किया है कि वो पूरे क्वेश्चन का अहाता करे और पूरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर समझ आना शुरू हो जाए जब आप उसकी हेडिंग्स को पढ़ें या याद करें। तो हेडिंग्स की तरतीब और उसका टेक्स्ट इस तरह से होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आए पूरे का पूरा, और आप आसानी से फिर उस हेडिंग के मुताबिक उसके अंदर टेक्स्ट पुट अप कर सकें। सो डिवीजन ऑफ होल सरफेस, division of whole surface into small segments. नंबर 4 पे जो हेडिंग है इस क्वेश्चन में वो है जी कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम फाई टी का नाम देंगे। इसी तरह से नंबर 5 पे फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड शेप सरफेस, हम आखिर पे फ्लक्स निकालेंगे थ्रू एनी क्लोज्ड शेप सरफेस। और एंड पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो इस क्वेश्चन जो कोई क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, इसको इनडायरेक्टली हम डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हमने इसका सलूशन और आंसर इन्हीं हेडिंग से इसी तरतीब से ही लिखना है। तो हम शुरू करते हैं इसकी फ़र्स्ट हेडिंग से। जो फर्स्ट हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है वो है जी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगरचे इसमें पूछी नहीं गई लेकिन पूरे का पूरा कंसेप्ट जो हमारा यूज़ होगा यहाँ पे वो हो गई सारे का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुतल्लक। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ही डिफ़ाइन करना है उसे, तो फिर हमें समझ आएगी कि किस अंदाज से हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, और इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम फिर इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम तो लिख लेते हैं हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी, तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ electric field lines
electric field lines for a certain area is called, the number of electric field lines for a certain area। आप देख रहे हैं कि किसी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर रही हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाद दफ़ा हम ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको। अगर आपको मुख्तसर तौर पे याद करनी है तो खाली लिख लें फॉर ए सर्टेन एरिया। तो डिटेल में अगर देखना है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया is called electric flux. Its symbol is phi and its formula, इसको हम अलग से हेडिंग में लिखेंगे, हम फ़िलहाल सिर्फ इसके सिंबल को बता रहे हैं। थोड़ी सी हम इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट हो रही हैं। तो आप इनकी तादाद गिने ज़रा 1 2 3 4, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे 4 लाइनें जो हैं इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, इसके अंदर से गुजर रही हैं, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 होगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो एक्चुअली ये एक ओपन सरफेस कहलाती है। ओपन सरफेस से मुराद है कि जिसके एजेस डिफ़ाइन हों, यहाँ से सरफेस शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके एजेस डिफ़ाइन है। जिसके एजेस डिफ़ाइन नहीं है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसको हम क्लोज सरफेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सफ़ियर है तो ये एक क्लोज सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है, जबकि ये एक ओपन सरफेस है। सफ़ियर कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके एजेस डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन जिसके एजेस डिफ़ाइन है। तो हमारे पास अभी हम ये जो फार्मूला डिस्कस करेंगे, सो सेकंड हेडिंग हम उसकी तरफ आते हैं। सेकंड हेडिंग क्या है? फार्मूला फॉर ओपन सरफेस। असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप सीखना चाहते हैं क्या है, तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से पूछा जाएगा, हम उसकी अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रिकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको देख रहे हैं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, वरना इसके फार्मूला और यूनिट और उसकी डिफरेंट जो है जो इसके स्टेजेस हैं या केसेस हैं इसके, वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में जब इसको अलग से डिफ़ाइन करेंगे तो फिर वो हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन के अंदर जितनी ज़रूरत है उतना हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग में है ये फार्मूला फॉर ओपन सरफेस। फार्मूला फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस के लिए फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है? हम सिंबल पहले ही बता चुके हैं कि वो फाई है, और ओपन सरफेस के लिए इसका जो फार्मूला है वो है E डॉट ए। E डॉट ए को हम जब डिटेल में खोलते हैं तो हम E a cos थीटा बोलते हैं, और ये जो थीटा है ये एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स E एंड वेक्टर एरिया A। हम अभी भी ये डायग्राम में बता चुके हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक सरफेस है, तो वेक्टर एरिया हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। हम इस सरफेस को इस साइड से कंसिडर कर रहे हैं तो इधर प्लॉट करेंगे, अगर इस साइड से कंसिडर कर रहे हैं तो हम इस तरफ प्लॉट कर सकते हैं। बहरहाल ऑल द टाइम इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं, इसमें से जो पास आउट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान में जो एंगल है वो यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान में जो एंगल है उसको फाइंड करते हैं। तो अगर हमें इन दोनों की डायरेक्शन मालूम हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल देख सकते हैं कि कितना बनता है।
तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक ओपन सरफेस के लिए फार्मूला है, जैसे कि मैंने अभी भी ड्रॉ किया। तो हम लिखेंगे कि दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द ओपन सरफेस बट वी वांट टू यूज़ इट फॉर अ क्लोज सरफेस। तो नेक्स्ट हमारी जो कैलकुलेशन है वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर है कि किस तरह से इस हमने ओपन सरफेस वाले फार्मूले को एक क्लोज सरफेस पे अप्लाई करना है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ए फ्लैट ओपन सरफेस। फ्लैट से मुराद है स्मूथ सरफेस है, उसके अंदर कर्व्स नहीं है, तो वहाँ पे ये फार्मूला जो है ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसका वेक्टर एरिया अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर सरफेस कर्व हो जाती है तो वेक्टर एरिया अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि इस फार्मूले को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि किसी कर्व सरफेस पे भी इस्तेमाल हो जाए। तो वो हमारी एक ट्रिक्स हैं, वो हम ट्रिक जो यूज़ करेंगे वही हमारी डेरिवेशन का सबब बनेगी। सो हम दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर फ्लैट ओपन सरफेस बट वी वांट to extend its use for a closed spherical surface। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लोज स्फेरिकल सरफेस का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हम जब इस पे यूज़ कर लेंगे तो दैट विल बी, बल्कि ये क्लोज स्फेरिकल सरफेस के अलावा हर क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चूँकि क्लोज स्फेरिकल सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमने इसका वर्ड यूज़ किया है। बट वी वांट टू एक्सटेंड इट्स यूज़ फॉर ए क्लोज स्फेरिकल सरफेस। सो ये था ओपन सरफेस का फार्मूला। तो अब हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं एक क्लोज सरफेस के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी कि एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला ऑन द क्लोज सरफेस। इसको एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला कौन सा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए for the closed spherical surface। हम इस फार्मूले को एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको आप हेडिंग के तौर पे ले रहे हैं। हमने ये जो हेडिंग बनाई थी वो नंबर 3 पे इसके जो हमने हेडिंग बनाई थी वो थी डिवीजन ऑफ होल सरफेस इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। आप वो हेडिंग भी पुट कर सकते हैं, ये ज़्यादा मुझे प्रॉपर वे में आ रही थी, मैंने इसलिए पुट कर दी है। सो एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला फॉर द क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि ये पिछले टेक्स्ट के साथ एसोसिएट थी इसलिए हमने देखा। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि लेट कंसिडर, अब बाकायदा क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो उसको हम शुरू कर रहे हैं। लेट कंसिडर वी हैव ए क्लोज्ड spherical shaped surface enclosing a charge plus q at its center. And we want to find its electric flux we want to find its electric flux.
as shown in figure। ये देखें, हम इसकी यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इस फिगर के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस ये रिंग नहीं है, ये बल्कि एक सफ़ियर है। सफ़ियर को हम अगर 2 डिमेंशन शो करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर 3 डिमेंशन शो करेंगे तो हम उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। लेकिन वो चले, तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस थी और इसके अंदर इनक्लोज्ड है चार्ज प्लस क्यू। ये चार्ज इसके सेंटर पे इनक्लोज्ड है। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो हमें जहन में रखना चाहिए कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ना कि एक रिंग है, ना कि एक सर्कल है। तो इसलिए देखें ज़रा, हम इसके पूरी सरफेस के स्मॉल सेगमेंट्स बनाएंगे। ये देखें, हम इसकी पूरी सरफेस जो है इसके छोटे छोटे पैचेस बना रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हर छोटा सा पैच एक छोटी सी फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो हम फिर इजीली इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये हमारी ज़रूरत थी कि हमें इस फार्मूले को डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं कर सकते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाइंडिंग के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा हम करना है, तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहे हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हर छोटा सा सेगमेंट एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। सो हम इसको देख लेते हैं कि let we consider we have a closed spherical shaped surface enclosing a charge plus q at its center. We want to find its electric flux as shown in the figure. हम electric flux इसमें find करना चाहते हैं। So for this purpose हम यहाँ पे लिखेंगे we are dividing the whole sphere into the very small segments या पैचेस कह सकते हैं। such that each patch is behaving like a flat surface। तो ये हमने ऐसा इसलिए किया है कि हर पैच जो है एक छोटे से फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करे। जब छोटे से फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेंगे, नो वी आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फार्मूला 5 = E डॉट A फॉर ईच पैच। हर पैच के लिए, हर सेगमेंट के लिए हम ये फार्मूला जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं कि हमने थर्ड हेडिंग में बोला था कि हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है या फिर डिवीजन करनी है होल सरफेस की इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, और अब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैलकुलेशन के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए हम हर पैच का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और हर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो वो पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। लेट्स से कि हमने बोला कि ये फर्स्ट पैच है, ये हमारे पास फर्स्ट पैच था, ये वाला ये सेकंड पैच है, और इस फर्स्ट पैच का वेक्टर एरिया इस तरफ होगा क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर रहना है। इसको हम A1 का नाम देंगे
ये सेकंड पैच है, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, इसको हम A2 का नाम देंगे। ये लेट्स से कि फोर्थ पैच है या थर्ड पैच है, इसका वेक्टर एरिया A3 इस तरफ होगा। इसी तरह से पूरी सरफेस के हम छोटे छोटे पैचेस बना रहे हैं, हर एक का वेक्टर एरिया हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक लास्ट सेगमेंट बना रहे हैं कि लेट्स से कि ये लास्ट सेगमेंट है और इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, इसको हम लास्ट सेगमेंट को n का नाम दे देते हैं, तो ये AN की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो इस तरह से हम पूरी जो सरफेस थी उसके वेक्टर एरियाज को प्लॉट कर दिया। एक बात और है कि हमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चाहिए होगी। हम पहले देखते हैं इसका फार्मूला, हम इसकी हेडिंग देते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई टी का नाम दे रहे हैं, ये हमारी हेडिंग है। हम इसे फाइंड करना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो हम लिख सकते हैं कि एज द होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू n number of small patches, so we could apply the formula phi is equal to E A cos of theta for each segment. The total electric flux phi t could be calculated as, हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई टी इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड अप टू द फाई n, and further we will see that phi 1 is equal to E1 A1 cos theta 1, फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लगा दिया, एंड phi 2 will be equivalent to E2 A2 cos theta 2, phi 3 will be E3 A3 cos of theta 3, and लास्ट पे EN AN cos of theta n। ये हमने एक तरतीब के साथ जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको लिख दिया, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, EN cos of theta n। अब देखें हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है ना, तो हमें हर एक पैच के लिए तीन चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वेक्टर एरिया की वैल्यू और थीटा 1 की वैल्यू। जब ये हमें मालूम होंगी तो फिर हम इसमें पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा पूरी सरफेस का। तो उनकी फाइंडिंग के लिए हमें देखना है कुछ अपना जो पिछला हम पढ़ चुके हैं चीज़ें, उनको अप्लाई करेंगे। और वो क्या है देखें ज़रा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरियाज हमने सारे के सारे प्लॉट कर दिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, चूँकि ये एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसका ये फार्मूला है E = K × Q/R²। अब देखें चूँकि ये एक सर्कल है, ये पॉइंट चार्ज है और ये एक सर्कल है या फिर ये एक सफ़ियर है, तो सफ़ियर की सरफेस जो होती है उसके तमाम पैचेस का या उसके तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम होता है और वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सफ़ियर के बराबर होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैच A1 था और A2 है और A3 है, इन तमाम पैचेस का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्फीयर से या फिर चार्ज से, वो सब का डिस्टेंस सेम है और वो r के बराबर है। और अगर वो डिस्टेंस r के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि k सब के लिए सेम है, q भी सेम है, r भी सेम हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो ये रीज़न है कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक फाइंडिंग तो हमें ये आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल ऑफ द पैचेस इज सेम। तो हम लिखेंगे एज, इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी है फाइंडिंग के बाद। तो बारी बारी हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर एरियाज़ की। एरियाज़ जो है वो हमें पहले ही मालूम है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और एंगल्स की फाइंडिंग कर रहे हैं। तो पहले हमने फाइंडिंग की है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लिखेंगे एज all of the patches are at the same distance from the center of the sphere. So इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E, हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, खाली E भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी सेम for each patch and that is E1, E2 सारी वैल्यूज़ बराबर हैं En तक, और ये तमाम वैल्यूज़ किसके बराबर हैं, E के। और E किसके बराबर है, E बराबर है K इंटू Q ओवर R स्क्वायर। ये हमारी एक फाइंडिंग आ गई। इस फाइंडिंग के बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम एरियाज़ जो हैं वो तो हर एक के हमने सेगमेंट्स के मुताबिक बनाए हैं, वो डिफरेंट ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं अगर आपने जितने पैचेस बनाए हैं, लिहाजा वो उसके अंदर हमें श्योरिटी नहीं है, तो उसको हम एज सच लिख लेंगे A1, A2, A3। लेकिन ये जो एंगल्स हैं बिटवीन E1 एंड A1 वो हम देखते हैं। देखिए ज़रा, हमने देखना है कि पैच A1 पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमें मालूम है, जो कि इस तरफ है एरो की सिमत में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंडिंग के लिए यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस टेस्ट चार्ज को, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में जिस तरफ हमारे पास पहले वेक्टर एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 भी उसी सिमत में हुआ। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपने इस सेगमेंट के लिए टेस्ट करना है उसको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको ये चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा। इसका मतलब En जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में An है। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भी हम छोटा सा एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस पोजीशन पर रखें टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज को ये चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इसका मतलब E3 और A3 भी सेम डायरेक्शन में है, तो E1 और A1 भी सेम डायरेक्शन में, E1 और A1 भी, E3 और A3 भी, इसी तरह से E2 और A2 भी सेम डायरेक्शंस में होंगे। मतलब क्या कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है। तो हम देख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है कि एंगल तमाम में ज़ीरो होगा, यानी E1 और A1 में भी एंगल ज़ीरो होगा, और E2 A2 के अंदर भी, E3 A3 के अंदर भी, En और An के अंदर भी एंगल ज़ीरो होगा। तो हम ये दे सकते हैं एज θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 0।
ये सारे एंगल ज़ीरो हैं। ऐसा क्यों है? एज द एंगल्स बिटवीन, या लिख सकते हैं कि एज द वेक्टर एरियाज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स for each patch are in same directions। तमाम पैचेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया एक ही सिमत में है। ये वजह है कि एंगल तमाम में ज़ीरो होगा, यानी सारे एंगल ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर वापस चलते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है वो नई फॉर्म में आ जाएगी, वो देखते हैं। यहाँ पे इसको पाइप कर ले, यहाँ पे लिखेंगे अब इक्वेशन 1 हम फिर से लिख लेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट अप करते हैं तो ये देखें ज़रा, इक्वेशन 1 थी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E1 A1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस E2 A2 cos ऑफ थीटा 2 एंड अप टू EAN cos ऑफ थीटा n। हमने जो फाइंडिंग की है बेटे वो ये थी E1 इज इक्वल टू E2, they all are equivalent to E and E equal to K into Q over R square। सेकेंड हमने ये देखा था कि थीटा 1 is equal to theta 2, all thetas are equal to 0, so we will substitute these value in equation 1। so after the substitution we are getting the result, total electric flux will be equal to E into A1 cos 0 plus E इंटू A2, E2 की जगह पे भी E आ जाएगा, E3 की जगह पे भी, सब की जगह पे E आ जाएगा। A2 उसी तरह से रहा cos ऑफ 0, सारे एंगल 0 हैं। इसी तरह से आप कैरी ऑन करेंगे और लास्ट पे आ जाएगा EN की जगह पे भी AN उसी तरह से, और cos ऑफ 0 आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे E जो है वो कॉमन ले लें, या फिर cos 0 को पहले हम 1 कर लेते हैं, तमाम cos 1 हो जाएंगे क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। EAN प्लस EA2 प्लस EA3 एंड अप टू, ये ना भी लिखें क्योंकि हम ऊपर 2 तक लिख रखे हैं, तो ये एंड पे आ जाएगा EAN। अब आप E जो है वो कॉमन ले लें पहले, E कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू द AN। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्विवेलेंट टू E की जगह पे हम K इंटू Q ओवर R स्क्वायर जो उसकी वैल्यू है वो पुट अप करते हैं। बाकी ये है टोटल एरिया, A1 पहले पैच का एरिया, A2 दूसरे का, A3 तीसरे का, सबको तमाम सेगमेंट के एरियाज़ को जमा करें, तो तमाम एरियाज़ को जमा करेंगे तो पूरी सरफेस का एरिया आएगा। सो एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द स्फीयर वी नो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 पाई R स्क्वायर के बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ द सम ऑफ, या इसको लिख लेते हैं इट इज़ द टोटल एरिया, सारे पैचेस के एरियाज को जमा करेंगे तो इट विल बिकम इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर कह लें या एरिया ऑफ द स्फीयर कह लें। सो और ये 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम K इंटू Q ओवर R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम K की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि K हमें पता है बराबर होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो उसकी वैल्यू भी लगा दें,
ये आर स्क्वायर आप पहले इससे कैंसिल कर लें, तो के की जगह पे पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू उसी जगह पे रहा, ये क्यू उसी जगह पे है, और यहाँ पे ये 4 पाई बचा हुआ था, ये 4 पाई उसी तरह से लिख दिया, ये 4 पाई से कैंसिल हुआ, तो आंसर हमारे पास आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ गई है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, यानी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया करेंगे। जहाँ पर भी हमें क्लोज सरफेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा, तो हम यही फार्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाला करेंगे। ये थी हमारी 4th हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज शेप सरफेस। हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किसी भी क्लोज शेप सरफेस के लिए। तो इसके लिए हम हेडिंग पुट करते हैं फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज शेप सरफेस। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी। हमने अभी देखा कि जो क्लोज्ड स्फेरिकल शेप सरफेस थी उसमें प्लस क्यू चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से इस तरह से बाहर गई। ये हम अभी देख चुके हैं, और हमने उसकी कैलकुलेशन की 1 2 3 4 5 6, लेट्स से कि वो 6 के बराबर है। आमतौर पे हम इस तरह से काउंटिंग नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह यह है कि वो इनविजिबल है, हमें नज़र थोड़ी आती है कि इस तरह से कैलकुलेट करके तो हम उसको फाइंडिंग कर लें। तो उसकी कैलकुलेशन का आसान तरीका ये है कि दोज लाइंस विल बी इक्विवेलेंट टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये Q के अंदर जो चार्ज था ये वो था, आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो दैट विल बी दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस। अब देखिएगा कि मैंने इसके गिर्द अगर फर्ज किया, ये जो सरफेस थी इसके गिर्द मैं एक क्यूबिकल सरफेस ले लेता हूँ। ये मैंने एक क्यूबिकल सरफेस इसके गिर्द ले ली। ये देखिए, अब जो फील्ड लाइंस सफ़ीर में से पास कर रही थी, क्यूबिकल सरफेस में से भी वही उतनी पास कर रही, कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लाइनें ही पास कर रही थी, सफ़ीर की बाउंड्री से क्रॉस कर रही थी। हमने उसके गिर्द अगर क्यूबिकल सरफेस ले ली है या क्यूबाइड शेप में ले ली है, तो उसमें भी उतनी लाइनें गुजर रही हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट थी, तो डेफिनेटली क्यूबिक सरफेस के लिए भी या क्यूबाइड सरफेस के लिए भी Q/एप्सिलॉन नॉट है। और इसके बजाय अगर आपको इर्रेगुलर शेप सरफेस ले लेते हैं, कोई मतलब जिसकी कोई शेप क्लियर नहीं है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वही लाइनें जो हैं उसमें से भी बाहर निकल रही होंगी। इस तरह से जितनी लाइनें सफ़ीर में से निकली उतनी ही लाइनें क्यूब में से गुजरी, और उतनी ही लाइनें जो है वो कोई और अगर इर्रेगुलर शेप सरफेस है तो उसमें से भी उतनी ही गुजरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस की शेप जैसी मर्जी हो, जो फील्ड लाइंस उसमें से निकलनी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी। वो अगर क्लोज सरफेस के लिए Q/एप्सिलॉन नॉट थी, अगर वो स्फेरिकल सरफेस के लिए Q/एप्सिलॉन नॉट तादाद बनती थी, तो क्यूब के लिए भी उतनी है, और किसी भी क्लोज शेप के लिए उसकी तादाद उतनी ही रहेगी। सो ये हमारी फाइंडिंग है, इस एक्सपेरिमेंट समझ लें या इस एक अपना विजन जो हमने देखा है। तो इस तरह से फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज शेप सरफेस हम देखेंगे कि इफ़ वी इमेजिन एनी ऑफ द क्लोज्ड शेप surface around the spherical surface, जिसके लिए हम फाइंडिंग कर चुके थे। उसके गिर्द हम कोई एक और एनी क्लोज शेप सरफेस अगर सेलेक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं अराउंड द spherical surface, if we imagine any of the closed shape surface around the spherical surface, then we observe that the same
field lines are passing through that surface. That is, it means flux for any closed shape surface will be, so that is flux for any closed shape surface is equal to Q over एप्सिलॉन नॉट। तो वो भी उतना ही था, अगर वो Q over एप्सिलॉन नॉट था स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स, तो उसका फ्लक्स भी फिर उतना ही होगा। तो ये हमारी नंबर हेडिंग थी 5th और लास्ट हेडिंग है हमारी स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। अब हम गॉसेस लॉ की तरफ आते हैं, उसको देखें। स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज शेप सरफेस, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है 5वीं हेडिंग तक। लेकिन अगर आपको ये आया हुआ है कि आल्सो गिव द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ, तो फिर आपको ये स्टेप भी, ये हेडिंग भी इसमें पुट करनी पड़ेगी। अब हमने जो अभी तक सीखा है वो क्या सीखा है कि ओपन सरफेस के लिए जो हमारे पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाइंडिंग के लिए, वो था E cos ऑफ थीटा, और क्लोज शेप सरफेस के लिए जो हमारे पास फार्मूला आया है वो आया है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो लेट्स से कि हमारे पास एक क्लोज शेप सरफेस है, एनी ऑफ द शेप, एंड देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड इन दैट शेप, Q1, Q2, Q3 and lot of charges, last charges Qn। तो हम देखेंगे, let we have any closed shape surface enclosing n number of charges, then we know that according to our finding, हमने फाइंडिंग क्या की कि फ्लक्स फॉर एनी ऑफ द क्लोज शेप सरफेस विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हम अपनी फाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनक्लोजिंग n नंबर ऑफ चार्जेस, देन फ्लक्स फॉर द सरफेस। फ्लक्स से मुराद यहाँ पे टोटल फ्लक्स है, इसलिए चलिए टोटल का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। देन द टोटल फ्लक्स फॉर ईच चार्ज वुड बी गिवन एज वो आएगा जी phi total electric flux। phi 1 is the flux due to the first charge plus phi 2, phi 3 up to the phi n। सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट किया, सबको सम अप कर लिया, जमा कर लिया, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तमाम चार्जेस की वजह से। और हमारी फाइंडिंग ये कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में phi 1 जो है वो बराबर है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको इस फार्मूले से निकलेगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस सेकंड चार्ज की वजह से आ जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला सब पे लग जाएगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। तो ये आ जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड अप टू द Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू द Qn। ये टोटल चार्ज आ गया, यानी हम लिखेंगे कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू द
टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। ये आ गया हमारे पास टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। हाँ जी, तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला है ये गॉसेस लॉ कहलाता है, जो कि इसी रिज़ल्ट के ही इक्विवेलेंट है। यहाँ पे क्यों एक चार्ज था, हमने बोला कि अगर एक से ज़्यादा होंगे तो तब भी आंसर फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से आ जाएगा। एक चार्ज है तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लेते हैं कि दिस रिजल्ट डिस्क्राइब्स द गॉसेस लॉ। और वो क्या है दी गॉसेस लॉ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की हेडिंग दे देते हैं। क्या है स्टेटमेंट के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी ऑफ द क्लोज्ड शेप surface is equal to 1 over epsilon naught times 1 over epsilon naught times the total enclosed charge। तो ये यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एंड हो जाता है। हमने नंबर 6 हेडिंग तक स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ तक इसको डिराइव किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप हाज़िर होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।